Hello students and dear NET aspirant, this is RJR sir. Today I am going to discuss a test paper, chapter cell cycle and cell division. Question number 1. Question number 1, a typical human eukaryotic cell cycle duration is. बेटा हम सेल साइकिल ड्यूरेशन पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि सेल साइकिल ड्यूरेशन एक टिपिकल ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल का 24 आवर होता है। तो ओपन एंड शट केस है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा? डी, 24 मिनट। ऑप्शन ए दिया है 24 मिनट। ये पूरी तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 24 देख के आप ऑप्शन लगा दें। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 90 मिनट। बेटा 90 मिनट हमने पढ़ा था ईस्ट का सेल साइकिल ड्यूरेशन होता है। और तीसरा दिया हुआ है 20 आवर। ये कुछ प्लांट सेल्स होते हैं लाइक रूट टिप ऑफ ओनियन सेल्स, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर के करीब लग जाते हैं सेल को डिवाइड होने में। यानी वहाँ का सेल साइकिल ड्यूरेशन कितना होता है? 20 मिनट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट प्रिपेयर सेल फॉर डिवीजन कॉल्ड इंटरफेज। वेरी यस, द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट प्रिपेयर सेल फॉर डिवीजन कॉल्ड इंटरफेज सही लग रहा है। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। जीवन फेज इज द फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस। नहीं, हमने पढ़ा है डीएनए की सिंथेसिस होती है इनटू यस फेज ऑफ इंटरफेज। बेटा इंटरफेज के 3 सब फेजेज होते हैं। एक होता है जीवन फेज, उसके बाद आता है यस फेज, एक होता है G2 फेज, जिसमें यस फेज को हमने डीएनए सिंथेसिस का फेज कहा था। तो ऑप्शन बी एकदम से क्या है? गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है G2 फेज इज द फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस। गलत है। यम फेज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। नहीं, यम फेज क्या था? डिवाइडिंग फेज और माइटोटिक फेज के नाम से जाना जाता था। तो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स एट। फिर वही बात, डीएनए सिंथेसिस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टार्ट ऑफ यम फेज। नहीं, स्टार्ट ऑफ यम फेज में डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। स्टार्ट ऑफ G2 फेज इसमें भी नहीं होगा। स्टार्ट ऑफ जीवन फेज इसमें भी नहीं होगा। होगा कहां पर? मिड ऑफ इंटरफेज में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। मिड ऑफ इंटरफेज का मतलब जीवन यस G2, यानी यस जीवन और G2 के बीच में आया तो मिड ऑफ इंटरफेज हुआ। नेक्स्ट, एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एनाफेज में हमने पढ़ा है कि क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होने से क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? सेपरेट कर जाते हैं। तो यहाँ पर ओपन एंड शट केस है डी। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। बेटा डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ये तो नॉर्मली नहीं होता है ड्यूरिंग माइटोसिस, ये एबनॉर्मल केस है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम डुप्लीकेशन फेनोमेना क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन ये होता है लेकिन ये यस फेज में होता है। सेंट्रोमियर डुप्लीकेशन, सेंट्रोमियर डुप्लीकेशन नहीं, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है कांग्रेशन इज अचीव्ड बाय। बेटा कांग्रेशन एक प्रोसेस हमने पढ़ा था ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज जब प्रोफेज में क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, उसके बाद जब क्रोमोसोम बनते हैं आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, तो हमने पढ़ा था कि वो डिफरेंट लोकस ऑफ सेल पर बनेंगे और उनके काइनेटोकोर से जाके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। फिर स्पिंडल उनको खींच के लाता है कहाँ पर? इक्वेटोरियल प्लेट पर। इस प्रोसेस को बोलते हैं कांग्रेशन प्रोसेस। अब इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स गलत, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल ये भी गलत है, मूवमेंट ऑफ स्पिंडल बेटा ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन क्या है? सही। मूवमेंट ऑफ काइनेटोकोर्स ये भी गलत है,
काइनेटोकोर का मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट होता है स्पिंडल का, और स्पिंडल ही खींच के लाता है क्रोमोसोम को कहां पर, इक्वेटर पर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 5 वाले का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल टेक्स प्लेस इन। ध्यान दो, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस का मेथड हमने पढ़ा है सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड में हमने पढ़ा था कि सेल प्लेट मेथड में पहले फ्रेगमोप्लास्ट बनता है इन द सेंट्रल रीजन ऑफ सेल। वह फ्रेगमोप्लास्ट धीरे धीरे सेल को दो पार्ट में बांटता है, सेल प्लेट बन जाता है, यानी सेंटर से पेरीफेरी की तरफ मामला जाता है। फिर सेल प्लेट के दोनों तरफ वॉल मटेरियल आके इकट्ठा होते हैं और दोनों सेल की वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि सेंटर से पेरीफेरी की तरफ मामला चलता है, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन। ऑप्शन ए दिया हुआ है सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। बेटा सेल फरो मेथड में पेरीफेरी टू सेंटर की तरफ मामला जाता है, यानी साइटोकाइनेसिस पेरीफेरी टू सेंटर जाएगी, इस डायरेक्शन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। दो और भी वेज लिखे गए हैं ऑप्शन में, रेडियल वे, टेंजेंटियल वे, ऐसा कुछ भी हमने ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड बॉडी फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग। बेटा मिड बॉडी का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जब सेल फरो डेवलप होता है तो इक्वेटोरियल रीजन में एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है अंदर की तरफ, उसी कॉन्स्ट्रिक्शन को मिड बॉडी कहते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ओनली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर इन ए सेल देन व्हाट कंडीशन विल अचीव। ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें ऑप्शन जाएगा सिनोसिटिक और सिंसाइटियम बोथ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है व्हेन कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस देन सिंसाइटियम कंडीशन विल अचीव। ध्यान देंगे, सिनोसिटिक करेक्ट ऑप्शन है इसका, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी की लाइनों में मेंशन लिखा हुआ है कि सिंसाइटियम होगा। सिंसाइटियम बेसिकली सेलुलर फ्यूजन का प्रोडक्ट होता है और सिनोसिटिक बेसिकली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का प्रोडक्ट होता है। जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो तुमको मिलेगा कि कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस का प्रोडक्ट है सिंसाइटियम, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, बोथ ऑफ द एबव। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि केवल और केवल सिनोसिटिक और सिंसाइटियम दिया है, दोनों दो ऑप्शन है, तो आप सिनोसिटिक के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज। बेटा माइटोसिस को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट सेल के पास जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है डॉटर सेल्स के पास, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स में होता है और वेजिटेटिव सेल में होता है इन जनरल, इसलिए इसको सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन। जर्मिनल सेल डिवीजन, जर्मिनल सेल डिवीजन माइटोसिस को नहीं कहा जाता है, क्योंकि जर्म सेल्स में मोस्टली मियोसिस हुआ करता है, तो मियोसिस का दूसरा नाम है जर्मिनल सेल डिवीजन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, तो 9 का ऑप्शन होगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। मियोसिस रेफर्स टू ए टाइप ऑफ डिवीजन इन विच रिजल्टेंट प्रोजेनी सेल्स हैव डीएनए ए हाफ ऑफ द पेरेंट सेल ओनली। ध्यान दो, कुछ हद तक यह बात तो सही है, लेकिन वनली लगाने की वजह से मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। बी की बात करते हैं, टाइप ऑफ डिवीजन इन विच रिजल्टेंट प्रोजेनी सेल्स हैव क्रोमोसोम हाफ ऑफ द पेरेंट सेल। एक्चुअली में होता यही है कि क्रोमोसोम घट के आधा हो जाता है, और क्रोमोसोम ही घट के आधा नहीं होता है। जब क्रोमोसोम घट के आधा होगा पेरेंट सेल से, तो डीएनए भी कट के क्या होगा, आधा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। आगे देखते हैं, टाइप ऑफ डिवीजन इन विच रिजल्टेंट सेल्स हैव सेम द अमाउंट ऑफ डीएनए, नहीं, अमाउंट घटेगा, तो ये गलत हो गया। टाइप ऑफ डिवीजन इन विच रिजल्टेंट सेल्स हैव सेम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्रोमोमियर्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच स्टेज। ध्यान दो बेटा, क्रोमोमियर्स का मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, जो थिकन
फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्रोमोमियर्स यूजुअली ऑब्जर्व होते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज। तो प्रोफेज करेक्टराइज बाय क्रोमोमियर्स फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, क्रोमोमियर प्रोफेज में बनेगा। इसमें थोड़ा बहुत आप जल्दीबाजी करेंगे तो आप चले जाएंगे मेटाफेज के साथ। अगर क्रोमोमियर्स को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो इसको क्रोमोजोम मानेंगे। तो क्रोमोजोम के ऑब्जर्वेशन का बेस्ट स्टेज हमने क्या पढ़ा है? मेटाफेज, जिस पर क्लियरली आप शेप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्रोमोजोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए सेल हैज 2n यानी डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर 54, then what will be the number of chromosome in cell at anaphase 1 and metaphase 1? मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस। ठीक है, एनाफेज 1 यानी मियोसिस 1 की बात कर रहा है बेटा। एनाफेज 1 में हमने पढ़ा है होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या होता है? सेपरेशन होता है। सेपरेशन तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का होगा, लेकिन अभी सेल क्या होगा? कॉमन होगा। यानी अभी सेल एक ही है। यानी कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम था किसमें? सेल में, उतना ही रहेगा, यानी 54 इन एनाफेज 1। एंड मेटाफेज 2 की बात किया है। ध्यान दो, मेटाफेज 2 का मतलब क्या कि रिडक्शनल डिवीजन कंप्लीट हो गया है। हमने पढ़ा था मियोसिस 1 को रिडक्शनल कहते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होके आधा आधा हो जाते हैं। तो बेटा आधा मतलब क्या हो गया? 27। और मेटाफेज 2 की बात कर रहा है, यानी अभी यहां पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है। यानी केस हम कंसिडर करेंगे किसका? हैप्लॉइड का। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 27। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में 54 दिया है एनाफेज 1 और 27 मेटाफेज 2। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, इफ ए सेल हैज 500 पिकोग्राम ऑफ डीएनए एट G1, ओके, then what will be the amount of DNA in resultant cell after somatic cell division? ध्यान देंगे, सोमैटिक सेल डिवीजन का केस कंसीडर किया है, यानी इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ना क्रोमोसोम का नंबर घटेगा और ना डीएनए का अमाउंट घटेगा। अब ध्यान दो, जीवन में जो डीएनए का अमाउंट है वो पेरेंट सेल के डीएनए का अमाउंट बता रहा है। डीएनए का अमाउंट बढ़ता कब है पेरेंट सेल का? ड्यूरिंग एस फेज। यानी यहां पर जो पेरेंट सेल के पास डीएनए है वही उसकी डॉटर सेल के पास भी होगा आफ्टर सोमैटिक सेल डिवीजन यानी माइटोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 13 का डी वाला। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, एंडो रीडुप्लीकेशन मीन्स डिवीजन ऑफ सेल विदाउट रेप्लीकेशन। ध्यान दो बेटा, एंडो रीडुप्लीकेशन और एंडो पॉलीप्लॉइडी का फॉर्मेशन हुआ था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस क्या था? जिसमें हमने पढ़ा था कि डीएनए डुप्लीकेट तो करता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी यस फेज आएगा, G2 आएगा, लेकिन यम फेज में जाकर मामला क्या होता है? फंस जाता है, यानी सेल डिवाइड नहीं कर पाता है। यानी वहां पर जो बढ़ा हुआ डीएनए है वो एक ही सेल के पास रह जाएगा। वो डीएनए बढ़ा किस लिए था? डीएनए बढ़ा था ताकि डिवीजन होगा, और बढ़ा हुआ डीएनए सेपरेट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वहां पर प्लॉइडी क्या हो गई? इनहांस हो गई। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एंडो रीडुप्लीकेशन मीन्स डिवीजन ऑफ सेल विदाउट रेप्लिकेशन। बेटा सेल तो एंडो रीडुप्लीकेशन के प्रोसेस में डिवाइड करता ही नहीं है, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। कॉल्चिसिन, बेटा कॉल्चिसिन एक प्लांट डेराइव्ड केमिकल है। जो कॉल्चिसिन निकलता है उस प्लांट का नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल, फैमिली लिलिएसी का प्लांट। बेटा कॉल्चिसिन का वर्किंग प्रिंसिपल हमने आपको बताया था, जिसमें कॉल्चिसिन ट्यूबुलिन प्रोटीन से जाके बंध जाता है, जिससे ट्यूबुलिन का ट्यूबुलिन से इंटरेक्शन फ्लॉप हो जाता है, जिससे ट्यूबुलिन के पॉलीमर नहीं बनते हैं, और ट्यूबुलिन का पॉलीमर नहीं बनेगा तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा। अब स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो क्या मेटाफेज आ पावेगी? नहीं आ पावेगी। अब मेटाफेज नहीं आएगा यानी साइकिल क्या हो जाएगा? मेटाफेज पर अरेस्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है? जो बढ़ा हुआ डीएनए था वो डीएनए उस सेल के पास ही रह जाता है, यानी यहां पर डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी यहां पर क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? डबलिंग हो जाती है। जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कहा था ना कि क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन क्या बेटा? क्रोमोसोम डबलिंग है। क्रोमोसोम डबलिंग कौन कराता है? कॉल्चिसिन कराता है। कॉल्चिसिन का ये एक तरीके से यूज करते हैं प्लांट ब्रीडर
इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, यानी क्रोमोसोम नंबर को डबल करने में इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कॉल्चिसिन ए प्लांट डेराइव्ड प्रोडक्ट हेल्प इन आरएनए रेप्लिकेशन। आरएनए रेप्लिकेशन में कॉल्चिसिन का कोई रोल नहीं होता है, तो ये क्या है, गलत है। कॉल्चिसिन ए प्लांट डेराइव्ड प्रोडक्ट हेल्प इन क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, वेरी यस। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। माइटोजेंस आर हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड। बेटा माइटोजेंस वो केमिकल होते हैं जो माइटोसिस के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं, यानी माइटोसिस करवाने वाले केमिकल्स होते हैं। तो माइटोजेंस हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड, इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉल्चिसिन इज ए माइटोजेन। बेटा कॉल्चिसिन माइटोटिक पॉइजन है जो माइटोसिस को इनहिबिट करने का काम करता है, माइटोजेन नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। माइटोसिस अकर इन। बेटा माइटोसिस हमने पढ़ा है डिप्लॉयड सेल में भी होता है और हैप्लॉयड सेल में भी होता है। माइटोसिस डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों में होता है, और मियोसिस केवल और केवल डिप्लॉयड सेल में होता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। डिप्लॉयड सेल ओनली, ये भी गलत। हैप्लॉयड सेल्स यूजुअली, ये भी गलत। डिप्लॉयड सेल एंड हैप्लॉयड सेल बोथ इज द राइट ऑप्शन। हैप्लॉयड सेल्स ओनली लिख रहा है, ये भी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 15 का सी। नेक्स्ट है लैम्ब्रस क्रोमोसोम ऑब्जर्व ड्यूरिंग। बेटा लैम्ब्रस क्रोमोसोम ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग प्रोफेज। ड्यूरिंग प्रोफेज ये स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम है जो एम्फीबियंस में देखा गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस के दौरान वाइटेलोजेनिन प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, खुलता है। खुलने का मतलब क्या है, उसका यूक्रोमेटिनाइजेशन होता है, और जो यूक्रोमेटिन के धागे होते हैं वो क्रोमेटिड से क्या होते हैं, लगे होते हैं, यानी सेवरल लेटरल लूप्स का फॉर्मेशन होता है जो एक्सेसिव प्रोटीन और एक्सेसिव आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैम्ब्रस क्रोमोसोम का प्रोफेज। ध्यान दो, यहां पर प्रोफेज 1 दिया रहता तो वो ज्यादा सही रहता, क्योंकि जो वाइटेलोजेनेसिस का प्रोसेस है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis चलता है। समझ में आ गया होगा आपको कि प्रोफेज 1 नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन इसमें जो है वो प्रोफेज होगा। अगर प्रोफेज 1 और प्रोफेज दोनों दिया रहता तो हम किसके साथ जाते, हम जाते प्रोफेज 1 के साथ। पॉलीटीन क्रोमोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक, आप ध्यान देंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम डिप्टेरन्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा, डिप्टेरन्स में पाया जाता है। डिप्टेरन्स का मेंबर एक है ड्रोसोफिला। बेटा ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड में फर्स्ट टाइम पॉलीटीन क्रोमोसोम रिपोर्ट किया गया। पॉलीटीन क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स हों और वो सारे क्रोमेटिड से कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़े हों, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसेंट। ध्यान दो, ये नंबर ऑफ क्रोमेटिड कैसे बने, जो प्रोसेस ऑफ एंडोमाइटोसिस होता है ना, उसी में बार बार डीएनए डुप्लीकेट तो करता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन रेप्लिकेटेड वाला डीएनए सेपरेट नहीं हो पाता है। अब जब डुप्लीकेटेड वाला डीएनए सेपरेट नहीं होगा तो आफ्टर कंडेंसेशन, जैसे एक बार के डीएनए रेप्लिकेशन यानी एक बार के यस फेज के बाद 2 क्रोमेटिड बन जाता है, उसी तरीके से बार बार के रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमेटिड बनेगा और वो सारे क्रोमेटिड एक कॉमन सेंट्रोमियर से लगे रहेंगे, यानी नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स मिलेगा। अब ये बनता क्यों है बता, ये बनता है सलाइवरी ग्लैंड में इसलिए क्योंकि वहां पर एक्सेसिव सलाइवा की नीड होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्यूपेशन। जहां पर भी एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है वो सेल्स क्या करती हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती हैं, ताकि एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज अलग अलग क्रोमेटिड्स पे बैठेंगे और वो एक साथ क्या करेंगे, ढेर सारी प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये तो सीधा सीधा फैक्ट पूछा है, लेकिन पॉलीटीन क्रोमोसोम से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। पॉलीटीन क्रोमोसोम जब भी पूछा जाएगा तो देखना उसमें आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस वाले ऑप्शन के साथ आप जाना, ठीक है बेटा। तो ये इसके रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो हमने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18।
मिनिमम नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ 100 सीड्स ऑफ व्हीट एंड साइप्रस रिस्पेक्टिवली। ध्यान देंगे, यह जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें प्लांट डेवलपमेंट और मियोसिस दोनों के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया है, मिला दिया है। आपको क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि ये मियोसिस का क्वेश्चन, लेकिन बेटा ये प्योर मियोसिस से नहीं लगेगा, इसमें आपको प्लांट डेवलपमेंट थोड़ा बहुत समझना होगा। ध्यान देंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और 4 के 4 इन जनरल वायबल होते हैं, यानी वो डेवलप करके बनाते हैं पॉलन ग्रेन। इन जनरल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, एक मेगास्पोर मदर सेल 4 फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से 3 डीजनरेट कर जाता है और एक फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियाई डेवलप करके एम्ब्रियो सैक बनाता है। अब सीड फॉर्मेशन की बात करूं तो सीड फॉर्मेशन में एटलीस्ट 1 पॉलन चाहिए, एटलीस्ट 1 एम्ब्रियो सैक चाहिए। अब ध्यान दो, मिनिमम नंबर ऑफ मियोसिस इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब एक पॉलन को बनाने में कितना नंबर ऑफ मियोसिस चाहिए बेटा, n/4। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सीड, तो n/4 इन जनरल चाहिए होगा। और एक एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में कितना नंबर ऑफ मियोसिस बेटा, एक नंबर ऑफ मियोसिस। तो n + n/4 जब करोगे तो इसमें आंसर आएगा 125, क्योंकि 100/4 + 100 = होता है 125। तो आपने इन जनरल कितना निकाल लिया, 125। अब देखो तो 125 दो जगह ऑप्शन में तो दिया नहीं है, दोनों ऑप्शन तो दिया नहीं है, कुछ और दे रहा है। आप जानते हो जो दूसरा एक प्लांट दिया हुआ है ना साइप्रस का, इसकी एक स्पेशल टर्म कंडीशन होती है, वो टर्म कंडीशन आपको जानना पड़ेगा। जैसे जो डीजनरेशन आपने पढ़ा है फीमेल साइड में, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस आफ्टर मेगास्पोर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन 3 डीजनरेट कर जाते हैं बेटा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद 3 माइक्रोस्पोर भी डीजनरेट करते हैं, कहां पर, साइप्रस में। यानी एक पॉलन बनाने के लिए साइप्रस को कितना चाहिए, एक मियोसिस चाहिए। यहां पर फॉर्मूला n + n का होता है, यानी 100 + 100 = 200। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बेटा, G0 स्टेज रेफर्स टू। G0 एक इनएक्टिव स्टेज थी, जो सेल साइकिल से एग्जिट करके सेल एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता था, जिसमें वो नॉर्मल एक्टिविटीज तो करता था लेकिन सेल डिवीजन की कोई भी बात नहीं करता था। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हमने पढ़ा है कि वो फिर से सेल डिवाइड करने की क्षमता रखता है। ठीक है बेटा, यानी एक बार इनएक्टिव हो गया तो ऐसा है कि इनएक्टिव नहीं रहेगा, वो एक्टिव भी हो सकता है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। परमानेंटली इनएक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल गलत, वो फिर से रिवर्ट हो सकता है। प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन भी हमने पढ़ा है। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फेज, ये बात एकदम गलत है बेटा। मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं कौन, G0 वाले सेल। मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज इन विच सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन, बेटा आधी बात सही है, आधी बात गलत है, क्योंकि उसमें डिवीजन के लिए प्रिपरेशन जब भी करना होगा तो G0 का सेल आएगा कहाँ पर, G1 में, फिर S में, फिर G2 में, तब जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इनएक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल विच बिकम एक्टिव अकेजनली वेरी, यस, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज डी। नेक्स्ट है, क्रोमोजोम टेक्स डिफरेंट शेप ड्यूरिंग विच स्टेज। ध्यान दो, क्रोमोजोम डिफरेंट शेप लेता है ड्यूरिंग एनाफेज एंड एनाफेज 2, जब होता है सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग, जब होता है पोलवर्ड माइग्रेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, उसी दौरान क्रोमोजोम भी शेप का होता है, एल शेप का होता है, जे शेप का होता है, आई शेप का होता है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ाया था कि जो क्रोमोजोम टाइप है उसकी ऑब्जर्वेशन की बेस्ट स्टेज होती है एनाफेज, और एनाफेज से ही एनाफेज के जैसा ही होता है एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस। दोनों में ही
पोलवर्ड माइग्रेशन होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स का। तो डिफरेंट शेप्स लेगा कौन, क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज 2, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में एनाफेज नहीं है इसलिए हम एनाफेज 2 के साथ जाएंगे। बेटा एनाफेज 1 दिया हुआ है, एनाफेज 1 में तो हमने पढ़ा है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, तो उस समय डिफरेंट शेप एक्वायर नहीं करता है कौन, क्रोमोसोम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। मैचिंग वाला क्वेश्चन बेटा, रिसेंट ट्रेंड का क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पैकीटीन, पैकीटीन इज नोन फॉर क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या पढ़े थे हम लोग, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ए का हो जाएगा 4। अब देखो तो 4 के चारों ऑप्शन में ए का 4 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन केवल एक से नहीं क्लियर होगा। फिर है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ड्यूरिंग विच कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर, यानी लेप्टोटीन का क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंसेशन। अब बी का 5 देखो, बी का 5 केवल एक ऑप्शन में है सी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, लेकिन हम लोग आगे अभी चेक करेंगे। बेटा डिप्लोटीन इज नोन फॉर क्याज्मा फॉर्मेशन, और क्याज्मा का फॉर्मेशन कब होता है, when chromosome begins to separate, when chromosome begins to separate after crossing over। डायाकाइनेसिस वेरी लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 जिसमें क्याज्मा टर्मिनेट कर जाती है। और जाइगोटीन में बेटा सिनेप्सिस पड़ा है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो मैच करा लो, हमें लगता है मैच हो गया है। सी का 1 ठीक है, डी का 3 ए भी ठीक है, और ई का 2 ये भी ठीक है। 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं, अपोजिट फेज ऑफ टेलोफेज इज, ध्यान दो, अपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज इज, वेरी गुड। प्रोफेज का अपोजिट पूछ रहा है, तो बेटा प्रोफेज का अपोजिट ये ओपन एंड शट केस है टेलोफेज। इसमें हमने पढ़ा था कि प्रोफेज और टेलोफेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे, हमने पढ़ा प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जाता है और टेलोफेज में आता है। मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जाते हैं इन प्रोफेज और आते हैं इन टेलोफेज, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। साइटोस्केलेटन जाता है इन प्रोफेज और आता है इन टेलोफेज, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, ए सेल हैज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 88, so what will be the number of bivalent formed during meiosis 1। अब मियोसिस 1 के दौरान बाईवैलेंट का नंबर पूछ रहा है। ध्यान दो, जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉयड वाला उसका जस्ट आधा होता है बाईवैलेंट, क्योंकि बाईवैलेंट में होमोलॉगस क्रोमोसोम की क्या होती है, पेयरिंग। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम कौन है, स्ट्रक्चरली सिमिलर क्रोमोसोम। हमने बताया था कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास जो 2 सेट क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक सेट मदर का होता है, एक सेट फादर का होता है, और दोनों सेट क्रोमोसोम जो होते हैं स्ट्रक्चरली सिमिलर होने की वजह से आपस में पेयरिंग किए रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन हो जाएगा सी, 44 नंबर ऑफ बाईवैलेंट्स बनेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इंटरकाइनेसिस इज ए टाइम गैप बिटवीन। बेटा इंटरकाइनेसिस को हमने पढ़ा था कि वो 2 मियोटिक डिवीजन्स के बीच में, यानी जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 वाला डिवीजन है उसके बीच का एक टाइम गैप होता है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, 2 सक्सेसिव यम फेज, बेटा ये भी नहीं होगा। 2 सक्सेसिव माइटोसिस, ये भी नहीं होगा। बिटवीन साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, ये भी नहीं होगा। बिटवीन 2 फेजेज ऑफ मियोसिस, बेटा यह ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरकाइनेसिस। में एक खास बात होती थी, वो थी इन एनिमल सेल अगर इंटरकाइनेसिस हो रहा है तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा। बाकी यहाँ इस इंटरफेज में ना तो डीएनए की सिंथेसिस होती है और ना ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यानी सेल का कोई भी ग्रोथ वाला फेनामेना यहाँ पर नहीं होगा। केवल और केवल सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन इंटरकाइनेसिस में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, गैमेटिक मियोसिस ऑल्सो कॉल्ड। बेटा सिंपल है, हमने बताया था कि गैमीट इज द लास्ट सेल ऑफ जनरेशन, तो लास्ट सेल ऑफ जनरेशन है इसलिए गैमेटिक मियोसिस को क्या बोलते हैं, टर्मिनल मियोसिस।
इनिशियल मियोसिस बेटा जाइगोटिक मियोसिस को कहते हैं। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ जनरेशन, तो इनिशियल मियोसिस जाइगोटिक मियोसिस को कहा जाता है। इंटरमीडिएट मियोसिस, इंटरमीडिएट मियोसिस कहा जाता है स्पोरोजेनेटिक मियोसिस को, क्योंकि जो स्पोर्स बनते हैं वो जाइगोट और गैमेटिक वाले फेज के बीच में बनते हैं, यानी जो लाइफ होता है एक ऑर्गेनिज्म का वो उसके बीच वाला स्टेज होता है। तो इंटरमीडिएट मियोसिस का मतलब स्पोरोजेनेटिक मियोसिस है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 का ये। तो ये थे ऑप्शंस। इस ऑप्शंस में कहीं कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।